मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम जनाब। नया दिन मुबारक। मैं हूँ महक असलम और सबसे पहली जो खबर आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि विंटर की एंट्री हो चुकी है, यानी विंटर इज़ कमिंग। हमने देखा कि कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है कि विंटर आ चुका है, कुछ इलाकों में ऐसा हो रहा है कि विंटर आ रहा है। और जब ज़्यादा विंटर आता है तो क्या होता है, ज़्यादा सर्दी आती है, यानी शिद्दत की सर्दी हो जाती है ना। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की जो सूरत हाल है वो आपको मैं बताती चलूँ कि पहली बर्फबारी हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ की बारिश के साथ बुलंद पहाड़ी इलाकों में अब सफ़ेदी छा गई है। सयाहती मकामात बर्फबारी के बाद सयाहों के लिए अब बंद कर दिए गए हैं। सो जो लोग प्लान करें ना वीकेंड पर जाने का, फौरन से कान खोल के सुन लें। जिस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, जिस वक्त पराठे खा रहे हैं, जिस वक्त चाय पी रहे हैं, कि भैया कहीं नहीं जाना आप लोगों ने वीकेंड पे। मतलब बाहर ज़रूर निकलें, घूमें फिरें, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख ना करें। वादी नारान के पहाड़ों समेत झील लुलूसर, झील सैफुल मलूक और दीगर जो लेक्स हैं वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला शदीद हो गया है। वक्फे से आज भी सारा दिन जो है वो बर्फ़बारी जारी रहेगी। आज बर्फ़बारी का ये दूसरा रोज़ है। लेट्स सी कि कल क्या होता है, कल भी बर्फ़बारी होगी या नहीं होगी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और मौसम सर्द हो गया है। और इसके साथ साथ नारान बाबूसर टॉप जो है वो आर्जी तौर पर ये जो रोड है ये बंद कर दिया गया है। चल्लास और गिलगित बल्दिस्तान जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को शाहराह कराकरम पर सफ़र करने से हिदायत दी गई हैं कि सफ़र ना किया जाए, बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकला जाए। सयाहती मकामात पर होटल्स, दुकानें बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी में आगे चल के हम प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि आया जो यहाँ पर लोग फंस चुके हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर फंसे हों, अगर फंस गए हैं तो उनके लिए क्या रिलीफ प्रोग्राम है, किस तरह से उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, किस तरह से उनकी मदद की जाएगी। और जो लोग ये मनासिर देख रहे हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो ये सुन लें कि अब आपने इन एरियाज़ का रुख नहीं करना। अगर आप करेंगे तो मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि जब बर्फ़बारी होती है ना तो एक तो राबते मुनक़ता हो जाते हैं, दूसरा सड़कें जो हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो आपको मुश्किलात का सामना रहता है। अच्छा, जिन लोगों का दिल चाह रहा है ना कि यहाँ पर जाएं तो वो थोड़ा सा ना होल्ड कर लें। मेरे प्रोड्यूसर भी कहने कि बड़ा दिल चाह रहा है मैं यहाँ पे जाऊँ, तो थोड़ी देर रुक जाएं, कुछ अरसे बाद चले जाएं, कुछ अरसे बाद जाके ये मौसम एंजॉय कर लें। अपने और अपने प्यारों के लिए यहाँ का रुख ना करें, घरों में बैठ के इंटरनेट पे यहाँ के मनाजिर एंजॉय करते जाएं। अच्छा जी, एक और तब्दीली की बात करेंगे, एक और अच्छी खबर। अब आप सोचेंगे पहली तब्दीली की बात क्या थी? पहली तब्दीली की बात मौसम थी। दोबारा से ज़हन नशीन करा दूं कि मौसम की बात के बाद अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान भर में इंटरनेट की स्पीड सुस्त हो गई। एशिया यूरोप में राबते का अहम तरीन इंटरनेट केबल फजेरा के करीब ख़राब हुआ और तर्जमान PTCL के मुताबिक इंटरनेट डेटा ट्रैफिक की दीगर कम गुंजाइश वाले केबल्स पर मुंतकली का जो काम है वो इस वक्त जारी है, ताकि जो सार्फिन है उन्हें जितनी मुश्किलात है वो मुश्किलात ख़त्म हो जाए। केबल की मरम्मत में कई दिन लग सकते हैं, सो थोड़ा सा ना रिलैक्स और हौसला और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें कि अच्छा एक चीज़ नहीं लेकिन उसके मुतबादिल आपको दूसरी चीज़ ज़रूर मिल रही है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। खान साहब ने गैर मुल्की चैनल मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू दिया है। इमरान खान ने दाइश से छुटकारा पाने के लिए तालिबान को बेहतरीन ऑप्शन करार दिया है। अच्छा, वैसे याद करने वाली बात है कि जब तालिबान के बारे में बात हुई थी स्टार्ट में, अफ़गानिस्तान की जब सूरत हाल हम डेली बेसिस पे आपके सामने रखते थे, तब भी पाकिस्तान जो है हमारे जो तर्जुमान हैं शाह साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब या खान साहब हैं, इवन शेख रशीद हैं, जो हमारी काबीना के लोग हैं ना, वो तब भी यही कह रहे थे कि तालिबान हम हौसले और तसल्ली के साथ पहले इनके मुतालबात, इनकी बातें सुन लें, उसके बाद जो है हम ये फ़ैसला करें कि आया हमने साथ खड़े होना है या नहीं। और अब जो खान साहब का इंटरव्यू, उनकी जो गुफ्तगू है वो ये वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से भी साफ कह दिया है, जो हथियार डालेगा सुलह और मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये बारहा पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दुनिया से मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान के मज़ालिम का नोटिस लेने का भी खान साहब ने मुतालबा किया है। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी का असर पाकिस्तान पर होगा। अब आप याद करें DGISPR की बात कि वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब है कि पाकिस्तान का अमन। अगर अफगानिस्तान में अमन कायम होगा तो पाकिस्तान का अमन भी कायम रहेगा। 20 साल की जंग के बाद अफगानिस्तान तबाह हाल है। तालिबान ने मामलात अपने हाथों में ले लिए हैं। संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए और टाइम देना भी चाहिए। अगर हम ये कह देंगे ना कि अमेरिका की तरह हम ये कहें कि हम तालिबान के
बात नहीं सुनेंगे, ये बात नहीं मानेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे। तो हमें देखना चाहिए कि जिस स्ट्रेटेजी से वो आ रहे हैं आया वो कारामद है या नहीं। खान साहब कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान में हालात कशीदा हुए तो असरात दूर तक जाएंगे। अब इस दूर का मतलब आप ले लें कि पूरा खित्ता इसकी लपेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद देने पर आमादा हो गया है। वैसे अमेरिका को तो थैंक्स कहना चाहिए हमें कि माशाल्लाह इतने अरसे के बाद इंसानियत जाग गई उनके अंदर। जो 20 साल से अफगानिस्तान में करते आ रहे थे, उस वक्त इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। जब बच्चे मर रहे थे, जब ख़वातीन पे, बुज़ुर्गों पर हमले हो रहे थे, तब अमेरिका, जिसको हम कहते हैं कि बहुत पुरअमन मुल्क है, सुपर पावर है और जनाब अमन का दाई है, तो वो उस वक्त कहाँ था। तर्जुमान अमेरिकी वजारत ख़ारिजा का कहना है कि अफ़गान अवाम को बराह रास्त मदद पहुँचाने पर बात हुई है। हरगिज़ ये ना समझा जाए कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। दो डिफरेंट चीज़ें उन्होंने बता दी कि इमदाद तो दे रहे हैं, लेकिन भैया ये ना समझना कि हमने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। दोहा मुज़ाकरात के बाद जारी बयान में तालिबान ने कहा कि दहशतगर्दों को पनपने नहीं देंगे। और जब जब तालिबान की बात होती है ना, तब हम ये कहते हैं कि आया सवाल उठता है कि आया तालिबान इस पोजीशन में हैं कि वो दाइश से मुकाबला कर सकें या दाइश के ठिकानों को तबाह कर सकें। बहुत सारे हमारे जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि तालिबान अब इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ममालिक उनका हाथ थामना होगा उनकी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी को समझते हुए। आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं उस वायरस की जिसका ज़ोर टूटने लगा है, यानी मैं कोविड-19 की बात करूँ। चौथी लहर है, चौथी वेव है जो कि अब कमज़ोर पड़ने लगी है। ये बड़ी ख़तरनाक वेव थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब इस वेव का आगाज़ हुआ था ना, चौथी लहर जब आई थी, हम डेली बेसिस पे एक ही बात करते थे कि दुआ करें ये इसमें जो है शरह अमवात नीचे आ जाएं, जो मुतासर हो रहे हैं वो शरह नीचे आ जाए। अल्लाह अल्लाह करके आपने भी मेरी बात मानी और फैसल की भी बात मानी और आपने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से ये काम किया कि आपने वैक्सीनेशन लगवाई। एक दिन में 18 मरीज इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात 28,152 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 42,476 टेस्ट किए गए, 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए और अगर मस्बत केसेस की बात करूँ तो मस्बत केसेस की शरह 1.62% रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और उस मैदान का रुख कर लेते हैं जिसकी खबर अगर प्रोग्राम में शामिल आना तो कुछ अधूरा सा लगता है, यानी खेल के मैदान की मैं बात कर रही हूँ। क्रिकेट शायकीन के लिए खबर है कि PSL फ्रेंचाइजर्स और PCB में अब मामलात तय पा गए हैं। टीम मालिकान को कोविड रिलीफ दिया जाएगा, शेयर में इजाफा किया जाएगा, डॉलर रेट भी मुकर्रर कर दिया गया है। फ्रेंचाइजर्स ने इस पेशकश को कबूल कर लिया है। रमीज़ राजा भी खुश हैं, कहते हैं कि मालिकान के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने की जानिब बड़ा कदम है। तो एक अच्छी बात है कि ये जो क्रिकेट है ना, उससे कोई प्यार करे ना करे, पाकिस्तानी तो बहुत ही प्यार करते हैं और ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि इस पर तमाम पाकिस्तानी एक पेज पर हैं और हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान आते हैं खेलने के लिए ना, उन्हें भी बड़ा सपोर्ट किया जाता है। तो जब PSL का मेला सजता है ना, तो बस एक ही ख्वाहिश होती है कि हमें भी टाइम मिले और हम भी जो है ना ग्राउंड में जाके ये चौकों छक्कों की बरसात देखें, हम भी ग्राउंड में जाके शोर शराबा देखें और शायकीन क्रिकेट का हल्ला गुल्ला देखें। सो ये जिन जिन मामलात पर बात कर दी गई है और जिन जिन मामलात को मान लिया गया है, उसे दोनों पार्टियाँ खुश हैं, यानी जो PSL फ्रेंचाइजर्स हैं वो भी खुश हैं और रमीज़ राजा भी खुश हैं। बिकॉज हमने देखा था कि स्टार्ट में थोड़ी सी तल कलामी हुई थी और रमीज़ राजा ने कहा था कि जिसने इन रहना इन रहे, जिसने घर जाना है वो चला जाए, लेकिन अब मामला तय पा गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है PSL के हवाले से वो ये जाता है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। और फिर एक और बात कि हम दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि हम बेहतरीन इक़दामात कर सकते हैं अमन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, और एक और चीज़ जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं यानी कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ इतनी सख्त हो चुकी हैं कि जब तक अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा वैक्सीनेशन का, तब तक आप जो हैं कुछ नहीं कर सकते। और वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और को दे दूं, बड़ी अहम खबर है, फैसल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कैसी गुड मॉर्निंग हुई है? क्या हुआ था, क्यों लेट हो गए आप? कराची में जो स्कूल्स खुले हैं ना, ऐसा लग रहा है कि डबल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। पहले एक जा रहा था, घर वालों ने कहा इसको भी पढ़ा दो। घर वाले तंग आ गए ना कि सब बच्चे जाएं घर के पढ़ने के लिए। फिर घर वालियों ने कहा कि घर वाले भी जाएं पढ़ने, तुम भी जाओ पढ़ने। इतना रश है, शदीद रश है जी कराची में। हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि हमारी जिंदगी मामूल पर आ गई। ये अच्छी है, 1.62 इज द रेट, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब करना ये फैसला ने कल से थोड़ा सा मजीद जल्दी उठना है, 15 मिनट थोड़ा सा मजीद जल्दी उठ के 15 मिनट घर से पहले निकलना है। आप HR को बता दें।
चलें जी, ये जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं ना, अब आप भी अपनी जिंदगी में ये अपना लें। कोविड वाला माहौल भैया आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, शुक्र अदा करें, अपनी जिंदगी को पुरानी रूटीन पे ले आए। टाइमिंग के हवाले से 15 मिनट पहले उठे और 15 मिनट पहले घर से बाहर निकले। अच्छा जी, बाहर निकलने की बात हो रही है ना, बाहर वीकेंड पे नहीं जाना, क्यों? विंटर इज कमिंग, सर्दियां आ रही हैं, आ नहीं रही हैं, आ गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पे मौसम ऐसा तब्दील हो रहा है कि बर्फबारी शुरू हो गई है। अगर सबसे पहले बात करें बाबूसर टॉप की, यहाँ पे वैसे तो होती रहती है बर्फबारी हल्की फुल्की, लेकिन जो बड़ी बर्फबारी है साल की वो हो गई है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे भी बर्फबारी हो चुकी है। वादी नीलम में बारिश हुई है और रुई के गाले भी बरसे हैं और पहाड़ी इलाकों पर पेशगी इक़दामात कर लिए गए। ऐसे में कल बड़ी अहम कुछ तस्वीर भी आई बाबूसर से ख़ास तौर पे, अच्छा। जहाँ पे लोग गए थे घूमने। अब ये सबसे बड़ा इशू होता है हमारे लोगों का, लोग चले जाते हैं घूमने लेकिन ना वो ट्रैवल एडवाइजरी देखते हैं ना वो वेदर देखते हैं। ये दिस इज लुलूसर लेक, और लुलूसर एक टाइम पे नीली रंग की नजर आती, लेकिन अभी आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सफेदी छाई हुई है। एब्सोल्युटली। तो बाबूसर पे लोग चले गए वहां से घूमने फिरने के लिए, और वहां पे वो लोग फंस गए वहां पे लोग बुरी तरह से। जिसके बाद वहां पे स्ट्रैंडेड हो गए जो टूरिस्ट पुलिस है, गिलगित बल्तिस्तान पुलिस है। फिर उन्होंने रेस्क्यू किया उन लोगों को, वहाँ पे कंटेनर्स में पहुँचा के खाना शाना चाय दी। तो लोगों से ये गुजारिश है कि आपने जहाँ भी जाना है पहले प्लीज ट्रैवल एडवाइजरी देख लें। सीजन क्लोज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल। और मैं भी इंट्रो में भी यही बात करी थी फैसल के, हम करते ही हैं कि हम बर्फबारी देखने के शौक में ना निकल जाते, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये शौक जो है कुछ दिनों के लिए ना अपने अंदर ही रखें, इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए हमने राबता किया है, होटल मालिक हैं कर्नल रिटायर्ड इफ्तिखार हुसैन साहब। कर्नल साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना सर्दियों की, तो सर हम कहते हैं कि जब सर्दियाँ आती है ना तो थोड़ी सी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है नॉर्दर्न एरियाज के लोगों की, क्योंकि बर्फबारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, सहूलियत नहीं मिलती। नवंबर और दिसंबर में प्लीज बताएगा हालात क्या होते हैं वहां पर। ये 2 महीने ऐसा होता है कि इसमें विंटर वेकेशंस भी आ जाते हैं, तो सयाह जो होते हैं वो कहते हैं हम ज्यादा रुक करें इन एरियाज का। तो सयाहों के लिए 2 महीने आने वाले अच्छे हैं, और अभी जो सूरत हाल के मुताबिक होटल्स बंद हैं, दुकानें बंद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने बड़े तफसील से बात की कि मौसम के बारे में, और ख़ास कर फैसल साहब ने जो बात की कि लोग थोड़ा सा एडवाइजरी ज़रूर दिया करें। स्टार्ट में ही मैं ये बात करूँगा कि ये जो गूगल आपके पास है इसमें से देख लें कि जी मौसम कैसा है। अभी तकरीबन जो है ना महीना पहले से या 20 दिन पहले से हमें पता था कि बर्फ़बारी होनी है, और इसमें ज़्यादा चांस यही होता है कि बाबूसर टॉप बंद हो जाता है, चाहे आर्जी तौर पे ही बंद हो। लेकिन अब जो लोग प्लान कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनको बताया जाता है, अगर हमें कांटेक्ट करते हैं किसी को भी वहाँ पे करें कि जी काइंडली आप अपना या रूट चेंज करें या थोड़ा सा आगे पीछे कर लें अपना प्रोग्राम। लेकिन लोगों के अपने मसाइल होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने इन्हीं दिनों में आना है। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बाबूसर टॉप बंद है, पिछले 2 दिनों से क्लोज है। अभी अगर आप मौसम का आगे का वो हाल देखें तो 1 हफ़्ता बिल्कुल साफ़ है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बारिश या बर्फ़बारी होगी, फिर साफ़ होगा। तो बाय एंड लार्ज अक्टूबर का महीना जो है वो नॉर्दर्न एरिया में या बाबूसर टॉप के हवाले से भी हो सकता है 2-3 दिन में लोग जो है, तो अगर अपने आप को थोड़ा सा जो है ना जाने का प्लान हो और थोड़ा सा मौसम का हाल नेट से ही देख लें, हमारे वेबसाइट से देख लें, तो उनको पता चल जाएगा अगर खुलती है। अगर नहीं भी खुलती तो नारान इन एनी केस 31 अक्टूबर तक नारान जो है तो खुला रहता है। और उसके बाद भी जब तक बर्फ़बारी नहीं होती, हैवी बर्फ़बारी, क्योंकि नवंबर की बर्फ़बारी जो है वो फिर बर्फ़ ही रहती है। अभी ये बर्फ़ तो पिघल जाएगी जो अभी हुई है, ये भी सिर्फ पहाड़ों पे हुई है, नीचे अभी नहीं आई। आज रात पहली रात ऐसी होगी जिसमें टेम्परेचर -1 होगा, यानी 0 से नीचे जाएगा। बर्फ़बारी के बाद जो रात होती है नॉर्मली वो बहुत ठंडी होती है, तो आज की रात बहुत ठंडी होगी। फिर इसके बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है तो 10 से ज़्यादा अभी नहीं होगा, और 0 के आसपास ही रहेगा रात का टेम्परेचर। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक तो ये चीज़ कि यकीनन अब जैसे आपने भी कहा कि भाई ट्रैवल एडवाइजरी देखना बहुत ज़रूरी है। लोग फंस जाते हैं, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया बाबूसर पे, किस तरह हम दिखाएंगे भी वो तस्वीर कि लोग किस तरह फंसे हुए हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है वहाँ की जो टूरिस्ट पुलिस है और दीगर आर्मी वाले वो आते हैं, वो बेचारों को रेस्क्यू करते हैं और चले जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि चलिए बाबूसर तो बंद हो गया,
वहाँ से तो अब गिलगित बहुत ही मुश्किल है पहुँचना। पीछे वाला रास्ता भी इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। वो सिर्फ जो दीवाने होते हैं वही बिशाम वाला रास्ता लेते हैं। फैमिलीज़ जो है वो मुश्किल ही वहाँ से जाती हैं। मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले जो महीने हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आप क्या गाइड करेंगे टूरिस्ट को कि जी आप कौन सी जगहों पे सेफली पहुंच सकते हैं अपनी फैमिली के साथ? देखिए, मैं ज़्यादातर जो है ना वो नॉर्थ की बात करूँगा। अभी जो है अगर इस टाइम कोई नारान तक आता है, नारान से आगे बटकुंडी तक और बाबूसर टॉप के करीब तक का रोड खुला है। अभी आपको बिल्कुल एक डिफरेंट, ये पहाड़ों पे जब बर्फ़ पड़ती है, टॉप पे पड़ती है, जितनी आप दुनिया में सीनरियाँ देखते हैं वो यही दिखाते हैं कि कुछ पोर्शन पे ऊपर टॉप पे बर्फ़ पड़ी है, फिर अभी ये धूप निकलेगी तो उसका एक और नज़ारा होगा। तो ये एरिया तो आप बहरहाल देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जो केकेश है उसकी कंडीशन ठीक है, ख़राब है, लेकिन जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ये भी ठीक है कि जो शौकीन होते हैं वो जाते हैं। और हुंदा का मौसम इन दिनों थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो भी ठीक रहता है। इसके अलावा जो नवंबर दिसंबर है, ख़ासकर दिसंबर जनवरी, जब मालम जबा पे बर्फ़बारी होती है तो उसमें वहाँ पे जो है तो बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट बना हुआ है। आप उसको वहाँ पे जा सकते हैं और पूरा सीज़न आप जा सकते हैं। जो स्नो के गेम्स हैं, जो स्नो की एंजॉयमेंट्स हैं, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कालाम तक जा सकते हैं। बहरहाल नारान जो है तो आपको अनफॉर्चुनेटली, हमारे लिए भी अनफॉर्चुनेटली, के नारान आपको बंद मिलेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अच्छा, सही। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जिन जिन एरियाज़ में आप जा सकते हैं वो आपने मेंशन किया, और यकीनन अगर लोग रुक करना चाहें तो कुछ सहूलियत साथ रख के रुक करें, क्योंकि होता ही है ना कि अक्सर रास्ते में चीज़ें बंद मिलती हैं, एटीएम नहीं है, पेट्रोल पंप नहीं है, फलानी चीज़ नहीं है। होटल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इन एरियाज़ में क्या होटल्स की रसाई बआसानी हो जाएगी? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अभी मुल्क में ना आप नारान तक जब आते हैं तो पहले कभी एक पेट्रोल पंप था बालाकोट में। अभी जो है तो विद इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, बावजूद इसके कि जो हमारी टूरिज़म है वो वेंटिलेटर पे थी पिछले 1-2 साल से, ख़ासकर ये कोविड में, लेकिन ये है कि पेट्रोल पंप जो है तो बहुत सारे बन गए हैं। अभी 5-6 पेट्रोल पंप आपको मिलते हैं। इस तरह हर जगह पेट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक वैसे अगर शहरों में कोई शॉर्टेज होती है, कहीं कंटेनर्स का हड़ताल करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ पेट्रोल का कोई इशू नहीं होता। अगर आप कागान जाते हैं बर्फ़बारी में, कागान में भी बर्फ़ पड़ी होती है, वहाँ भी पेट्रोल पंप आपको मिलेंगे। और बेहतर ये है कि अगर आप नारान कागान की तरफ जाते हैं स्पेशली, तो आप जो है तो अपने फुल कराएं टैंकी बालाकोट में। बालाकोट के बाद भी 1-2 पेट्रोल पंप हैं और आप उस टैंकी पे जहाँ तक जो है तो जा सकते हैं। आपको पता है कि जी हमने वापस भी जाना है, लेकिन बहरहाल आप बाबूसर बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक एक टैंकी किसी भी गाड़ी की हो, उस पर आप जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। तो पेट्रोल का आई डोंट थिंक सो कितना इशू होगा। अलबत्ता ये है कि कराची के लोगों को स्पेशली उनको सर्दी का अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी होती है, तो वो फिर वो इतनी तैयारी करके नहीं आते। वहाँ पे वो जो फैसिलिटीज़ हैं कि आप ठीक है, आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं जो खुले होते हैं सर्दियों में भी, लेकिन ये है कि वो फैसिलिटीज़ नहीं होती कि आपको जो है तो अच्छा सा हीटर होगा रेनाई का या इलेक्ट्रिक हीटर होगा, बिजली का भी प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा अपने साथ गर्म कपड़े और शाल वाल लेके आएँ। बच्चों के साथ स्पेशली बच्चों का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ की ठंड बहुत फेयर होती है। वो जैसे आपने बिल्कुल कहा ना कि बहुत ऑब्वियसली होटल्स की जो है वो उनके भी अपनी लिमिटेशन होती है। मालम जब्बा का आपने जिक्र किया, तो सर्दियों में देखने वालों को हम ये भी बता दें, इस कदर सर्दी होती है कि जो पाइपलाइंस होती हैं वो जम चुकी होती हैं, तो पानी गैस दोनों में जमा हुआ है। एब्सोल्युटली। तो वो बेचारे जितने भी होटल का जो स्टाफ है ना, वो पानी गर्म करके ला के और आपको दे रहा होता है। सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये देखने वाले भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कलाम तक जा सकते हैं, कलाम से ऊपर फिर माउडेंट बंद है, उधर से कोहिस्तान तो जासबांडा और कुमराट वो भी बंद हो जाता है क्योंकि इतनी बर्फ़ होती है। लोग जो हैं वो इसको पहले से प्लान करें, ये बहुत ज़्यादा आम है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये देख लें कि वो अब किन के साथ मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लंबी लंबी एक तो कतारें लग जाती हैं, रात उनमें बसर करनी पड़ती है गाड़ियों में, और वो भी सर्दियों में। तो लोगों की जो प्री प्लानिंग है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर पे लोग
वो जो कहते हैं 2 नंबरियों पे, मैं ज़्यादा तो इस पे नहीं कहूँगा, लेकिन उन 2 नंबरियों पे ना जाए कि जी चलें जी 3 दिन के लिए फला जगह, चलें जी 4 दिन के लिए फला जगह, फिर वो कोस्टर भरते हैं और कोस्टर भर के ले जाते हैं। लेकिन उनके साथ वो जो लोगों के साथ सलूक होता है ना, वो वही सलूक होता है जिस तरह वो जो मुर्गियाँ हैं वो उसमें भर के ले जा रही होते हैं, और इस कदर मुश्किल में लोग होते हैं, तो लोगों को इसको प्लान करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, प्लान करके जाना चाहिए, लेकिन हमें कुछ और भी सोचना चाहिए कि ठीक है, आपका नॉर्दर्न एरिया बिजनेस थोड़ा स्लो होता है, टूरिज्म थोड़ी स्लो होती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते उधर। जैसे अगर आप गोजाल वैली में आगे जाएं, खुंजराब टॉप की तरफ आप नहीं जा सकते, ये एरियाज आप, लेकिन स्टिल बहुत सारा पाकिस्तान जो है तो अनएक्सप्लोर्ड अभी पड़ा हुआ है। आप जाएं, क्वेटा की तरफ चले जाएं, आप देखें बलूचिस्तान के साहिलों पे चले जाएं, कुछ ठीक है, पूरा पाकिस्तान हमारा है। मैं आपको बताऊं, अगर सर्दियों में एक बंदा लाहौर आ जाए तो 4 दिन वो लाहौर में घूमते हुए तक जाए कि हाँ जी लाहौर। जो यहाँ के लोग हैं वो कराची जाएं, कराची में जो है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप कहें कि बेहतरीन मौसम होता है, उसके साइलों पे चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ ही है। मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ, मैं तो कहता हूँ जी हर बंदा माउंट फीस होटल में आके ठहरे, लेकिन ये कि पूरा पाकिस्तान जो है तो बहुत खूबसूरत है। एक जगह बंद होती है, दूसरी खुली होती है, वो बंद होती है, फिर तीसरी खुल जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपने कहा, लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि सीज़न टू सीज़न आप प्लान करें, यानी कि अगर आपने सितंबर तक अच्छा घूम लिया है नॉर्दर्न एरियाज़, तो अब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बलूचिस्तान का रुख कर लें, और बहुत ही कर लें, पंजाब कर लें, कराची कर लें, घूमें फिरें आप। ये नहीं है घरों में बंद हो जाओगे जी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। बात हो रही है एहतियात की, एक खबर आपको देते चले, टोबा टैक्सिंग से खबर है, जहाँ कोच ने चिंची रक्षा को टक्कर मार दी है। हादसे में 4 तालिब इल्म और रक्षा ड्राइवर जो है वो जान बहक हो गए। ये आपको हम मनासिर पे दिखा रहे हैं। कोच जो है उसका भी एक्सीडेंट हुआ है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू ने हमें ज्वाइन किया। सुल्तान सिद्धू, बताएगा इस वक्त सूरत हाल क्या है? रेस्क्यू का अमल जारी है और जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी शनाख्त हो चुकी है? जी बिल्कुल, सोसा हादसा जो है टोबा टैक्सिंग गोजा रोड पर पेश है, जहां तेज रफ्तार कोच जो है वो रस्से से टकराई है। तालिब इल्म जो है वो कॉलेज आ रहे थे, कोई रास्ते में जो है ये हादसे का शिकार हुए। 14 तालिब इल्म रस्से में सवार थे, जिनमें अभी तक इतरार के मुताबिक 6 तालिब इल्म जो है उनकी जान बहक हो गए हैं। रक्षा ड्राइवर जो है वो भी जान बहक हो गया है, और बाकी जो तालिब इल्म है उनकी हालत भी इंतहाई तशवीरनाक है। इंतहाई खौफनाक हादसा था, तेज रफ्तारी के बाद हादसा पेश आया। रेस्क्यू जो है उसने भी गफलत का मुजाहरा किया है कि 25 मिनट में रेस्क्यू जो है यहाँ पे नहीं पहुंची, और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बच्चे जो है वो THQ हॉस्पिटल गोजरा मुंतकिल किए हैं, कुछ बच्चे टोबा टैक्सिंग मुंतकिल किए गए हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लाइट हॉस्पिटल फैसला किया गया है। ठीक है सुल्तान सिद्धू, बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। तो और भी बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हम सब जानते हैं कि सरकार का महीना है, सरकार की आमद का महीना है। महफिल मिलाद के दौरान, अब यकीनन महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाएगा, लेकिन इसके दौरान कोविड SOPs जो हैं उनको मद्देनजर रखना, उन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। NCOC ने इस हवाले से खुसूसी हिदायत जारी की हैं। महफिल मिलाद हो, सीरत कॉन्फ्रेंसेस हो, इसके इनेकाद के लिए उलमाए कराम और नात खानों की मुकम्मल वैक्सीनेशन लाजिम करार दी गई है। अब NCOC के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला, सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मज़हबी हम आहंगी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। सरकार की आमद मरहबा, बहुत ही मुबारक महीना है, मोहसिने इंसानियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। ऐसे में हर कोई अपनी मोहब्बत, अपनी अक़ीदत का इजहार अपने अपने तई, अपनी अपनी औकात और अपने अपने तरीक़े से करता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो कौम है वो तो सरशार हैं आक़ाए दो जहाँ की मोहब्बत से। बताइएगा NCOC की गाइडलाइंस क्या क्या कहती हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन
व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि ये माह रबीउल अव्वल जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का और विलादत मुबारक का महीना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कायनात के हर ज़र्रे के लिए, आसमान तक, ज़मीन के ज़र्रे से आसमान तक जो भी कायनात में मौजूद है उसके लिए रहमत का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा। अब जबकि लाजमी बात है कि मुसलमानान आलम पूरी दुनिया के अंदर माह रबीउल अव्वल में सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इज्तिमाआत करते हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, जुलूस होते हैं, महफिले नात होती है और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में ज़रूरत इस बात की है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भी मानें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या हैं? ईमान जो है, निस्फ ईमान कहा गया है तहारत को, सफाई को। आज हम ये चाहते हैं कि ये इज्तिमाआत जहां भी हों वहां सफाई का ख्याल रखा जाए। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ ये डेंगू की वबा भी है, तो लिहाजा अगर सफाई होगी, एहतियात होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें वैसे भी महफूज रखेंगे, लेकिन दुआ के साथ दवा भी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह जो इज्तिमाआत में जाते हैं खुतबा, उलमा, जाकिरीन, वाइज़ीन, नात खान, कुर्रा, लोग उनको मिलते हैं, उनके हाथ चूमते हैं, उनके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो एक तो ज़रूरी है कि वो ख़ुद भी जो है वैक्सीनेटेड हों, उनको वैक्सीन लगी हो, वो एहतियात करें। और आवाम से भी ये ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़े इज्तिमाआत हज़ारों के, लाखों के होते हैं, वहाँ जो फासले का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हम कहते हैं, फासला कहते हैं, वहाँ मुमकिन कई जगह पर नहीं रहता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि हम ये कहें कि इज्तिमाआत ना करें या ये करें कि महाफिल ना हो, सब कुछ कीजिए लेकिन एहतियात के साथ, और वैक्सीन जो है वैक्सीन लगवाई जाए और इसी तरह एहतियात की जाए। क्योंकि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात हैं, ये भी कुरान और सुन्नत के अहकामात हैं कि खुद भी बचो अजियत से और दूसरों को भी अजियत से बचाएं। आपको खुदा न खास्ता ये मर्ज लग जाए, ये वबा इस वक्त जो है, या आपसे किसी को लग जाए, तो दोनों सूरतों में जो कुरान और सुन्नत का हुक्म है वो यही है कि हमें खुद भी तकलीफ से बचना है और दूसरों को भी तकलीफ से बचाना है। बिल्कुल। अलामा साहब, आपने बात की ना इंसानियत की, आपने बात की कि एक इंसान का दूसरे इंसान पे बड़ा हक है, समाजी फासले को मेंटेन रखना है, आपने अपनी सफाई का, अपने निस्फ ईमान का ख्याल रखना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज़ है जो कि हम हमेशा भूलते हैं, वो ये कि एक मुसलमान का मुसलमान पे ये भी हक है कि हम उसे दीगर और तरीक़ों से इस तरह, जब सरकार की आमद का महीना हो तो इन महीनों में हम तकलीफ़ ना पहुंचाए, जैसे कि हम रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि हम बेहंगम सा हजूम भी हो जाता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के तवस्सुत से जो लोग हमें देख रहे हैं, महफिलों का इनाकात करना, यकीनन हर एक शख्स अपने तौर पर आका से मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन उसके लिए कोई कायदो ज़वाबित भी होते हैं। देखिए, वो तो लाजमी बात है कि हर जगह के ऊपर जो है इस बात की एहतियात की जाती है। इंतज़ामिया जो जुलूस निकालने वाले हजरात हैं या इदारे हैं या कौंसलें हैं या जमातें हैं, उनसे तरतीब बनाते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमें देखिए, इश्क का आशिक जो होता है ना, वो कोई ऐसा अमल नहीं करता जो महबूब की मर्जी के खिलाफ हो। बिल्कुल। आशिक जो होता है वो कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे महबूब ने मना किया हो। हमारा इश्क सच्चा उस वक्त होगा जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए
लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। और मैंने कई बार जिक्र किया, फिर ये अर्ज करना चाहता हूं कि कायनात में 1,24,000 कमोबेश अंबिया और रसूल आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी के तमाम पहलुओं को महफूज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, पढ़ते कैसे थे, उठते कैसे थे, आपका अपने पड़ोसियों से सलूक कैसा था, आपका यतीमों से सलूक कैसा था, आपका अपने दोस्तों से सलूक कैसा था, आपका कुफ्फार से मुशरिकीन से सलूक कैसा था। ये सारी चीजें, कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो महफूज ना हो। अब जब हम ये दावा करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कायनात आलम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, माल और दौलत से, तो फिर हम पर यह लाजिम है कि जो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है हम उसके ऊपर चले। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए मेरे प्यारे पैगंबर, ए मेरे महबूब, ए खातिमुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को बता दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा राजिक है, तुम्हें इज्जतें देने वाला है, तुम्हें जिल्लतों से बचाने वाला है, तुम्हारी मुश्किलात को हल करने वाला है, तुम्हारी हाजतों को पूरा करने वाला है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, आपकी इत्तिबा करें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। हमारे पास कामयाबी का एक ही रास्ता है, वो रास्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। और अगर कोई उसके बरअक्स कोई अमल करे और कहे कि मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता हूं, मैं उनका उम्मती हूं, मैं उनका आशिक हूं, तो फिर ये दावा सादिक नहीं हो सकता, सच्चा नहीं हो सकता। हमें सबसे पहला काम जो है वो है इंसानियत से प्यार, बिल्कुल, वो है एक दूसरे का एहतराम, वो है इखलाक हसना, अच्छे इखलाक, अपना किरदार, कौल और फेल के तजाद को हम ख़त्म करें और हम अच्छे किरदार अपनाएं, अच्छे इखलाक अपनाएं, अच्छे रवैये अपनाएं, सच बोलना शुरू करें, मिलावट और झूठ से दूर हों, अपने पड़ोसियों से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से हुस्ने सलूक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। अहल आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, और फिर फरमाया कि मैं तुम सब में अपने अहल के लिए सबसे बेहतर हूं। तो हमें इन तालीमात को अपने सामने रखना चाहिए, दुनिया के मामलात भी और आगे के मामलात भी, हक़ुक़ुल्लाह भी और हक़ुक़ुल इबाद भी। लिहाजा हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और मैं एक आपके प्रोग्राम के जरिए अर्ज करना चाहूँगा कि जहां आपने बहुत सारी प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, जहां आप बहुत सारे इज्तिमाआत और महफिल, वहां अपने इलाके में रहने वाले यतीमों का भी ख्याल कीजिए, यतीम के सर पे हाथ रखिए, फुकरा गुरबा का ख्याल कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे और यतीमों के सरदार हैं आप। और क़यामत के दिन आप यतीमों के सरदार के तौर पर जो है तमाम यतामा के सर पर हाथ रखेंगे। क़यामत के दिन कोई यतीम ऐसा तो आए जो कहे कि मेरे आका ये शख्स था जिसने मेरा बाप नहीं था, मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे तालीम दिलवाई, मुझे कपड़े दिए, मेरा ख्याल रखा। तो अपने अपने इलाकों में, महल्लों में सफाई का ख्याल करें। आप अपने इलाके महल्ले में गुरबा, फुकरा, मसाकीन, यतामा का ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें और कोशिश करें कि अपने आप को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बनाएं, क्योंकि ये इश्क सच्चा तभी होगा जब हम उनकी बात मानेंगे। अगर मर्जी अपनी करें और दावा इश्क का करें तो फिर ये सच्चा इश्क नहीं हो सकता। बहुत ही खूबसूरत बात पे आपने अपनी गुफ्तगू को अख्तिताम किया है कि मर्ज़ी अपनी हो और दावा इश्क का हो तो वो इश्क सच्चा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन कोरोना के मामलात हैं और इस मामले में जितने भी महफिल अब होंगी उनमें हमें ये दिखाना है दुनिया को कि हम अपने कारोबारी से लेकर मजहबी मामलात बहुत अच्छे तरीके से
इस चीज में भी आगे लेके बढ़ ऐसा सकते हैं। तरीके से जो है वो हम निभा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है ताकि हम लोगों को एक ऐसा पैगाम दे कि हम अमन कायम करने वाले लोग हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लोग अपनी अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ कर लेते हैं। कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला लेके निकलता है और कोई उनको खूब सजाता है, तो कोई हेलीकॉप्टर पे भी लेके आ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी अहम और अनोखी मुनफरिद किस्म की बारात कि जिसका मोटो ये होना चाहिए कि बुलडोजर इमारत गिराने से जिंदगी बनाने तक। और ये देखिए कितना मजे का लग रहा है, लेकिन बहुत मजे का लग रहा है। लेकिन के बाद इनसे बात करने के बाद पता चलेगा कि बाद में जब मामला आगे बढ़ते तो जज्बात क्या थे। नहीं, ये जो लेकर आ रहे हैं ना, इनको नोटिस भी मिल गया था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि बाद में जब ये बात होगी ना इनसे, तो पता चलेगा कि बाद के मामलात से क्या गुजरी। फिर हमारी रिपोर्टर फराह रब्बानी ने इनका इंटरव्यू किया है, इनसे बात की है और इनसे ये जाना है कि ये मुनफरिद आइडिया के हैवी मशीनरी पर बेगम पाक को लेकर आना, ये कैसा आइडिया था। तो फराह रब्बानी ने जो बात की है वो आपको दिखाते हैं। शादी की अगर बात की जाए तो हाँ, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए यादगार मोमेंट होता है। और इस यादगार मोमेंट को और यादगार बनाने के लिए दुल्हा दुल्हन बड़े डिफरेंट जतन करते हैं। कोई हेलीकॉप्टर पे बारात लेके आता है तो कोई गाड़ियों पे बारात सजा के आता है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो व्हील लोडर के ऊपर बारात लेके आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुंजा से करीम, जिन्होंने अपनी बारात जो सजाई है वो सजाई है एलिवेटर के ऊपर। करीम, मुझे ये बताएं कि यूजुअली गाड़ियाँ सजाई जाती हैं खूबसूरत खूबसूरत अंदाज में, ये आपको व्हील लोडर का ख्याल कैसे आया कि उस पे दुल्हन को लेके आना है? मेरा फील्ड है, इसमें बचपन से मैं इसी फील्ड में हूँ, इसी लाइन में हूँ। तकरीबन 4-5 साल में यहाँ पे पाकिस्तान में काम किया, 6-7 साल मैंने यूएई में काम किया। मैंने बोला नाहिदा को सरप्राइज़ करते हैं, तो जब उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि हम ऐसे करेंगे तो मैंने एक्सेप्ट किया और अपने गांव के पहले अपने फैमिली के बुज़ुर्गों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैंने गांव के बुज़ुर्गों के साथ शेयर किया तो रिस्पांस उनका सही था, तो मैंने ये स्टेप उठाया। अच्छा, खतरनाक काम नहीं है, उसको तो देख के इतना डर लगता है, तो आपको नई नवेली दुल्हन को उस पर जब खड़ा किया तो आपने ये नहीं सोचा खुदा ना खासा कुछ हो सकता है? नाहिदा कितनी प्रिपेयर्ड थी इस चीज़ के लिए, उनको पता था? नाहिदा को पता नहीं था। तकरीबन 3-4 घंटे का वो सफ़र था नाहिदा के घर से और हमारे घर तक। तो जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने नाहिदा को बोला बहुत लेट हो गया, हमने ये मतलब कोई आधा घंटा का वो रहता था, तो मैंने नाहिदा को बोला हमने ऐसे ऐसे प्लान किया तो हम लोगों ने जल्दी जाना है। तो जब हम लोग अपने गांव में पहुंच गए तो उसने डोज़र देखा तो उसने मना किया, उसने बोला मैं नहीं कर सकती। बस मैं ये अपने गांव के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए और नाहिदा के लिए कर रहा था। ये बड़ी क्यूट स्वीट सी लव स्टोरी है। फूल भी आते हैं, चॉकलेट्स भी आती हैं, गाड़ियाँ भी सज धज के आती हैं, पर ये व्हील लोडर पे जो दुल्हन आई है, पहले हम उनसे बात करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की। उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि यूजुअली जैसे करीम ने कहा कि उन्होंने आपको कहा कि सरप्राइज़ देना है, तो इमेजिन करते हैं सरप्राइज़ कोई ज्वेलरी होगी, कोई गाड़ी होगी, कोई घड़ी होगी, ये सरप्राइज़ एक्सपेक्ट किया था कि नहीं? कभी नहीं किया था ये सरप्राइज़, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और स्टार्टिंग में तो मुझे डर भी बहुत लगा जब उन्होंने मुझे बताया कि हमें व्हील लोडर पे बैठना है, तो मैं अजीब सा फील कर रही थी कि अपने लहंगे के साथ मैं कैसे चढ़ूँगी उसके ऊपर। फिर जब हम लोग चढ़े उस पर, उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है सेटिंग की हुई थी, सजाया था सब कुछ, तो फिर मुझे फील भी नहीं हुआ बाद में। अच्छा, साथ ही साथ थोड़ा सा जिक्र करते हैं उस नोटिस का जो मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी हुआ है, जरा पूछते हैं कि क्या हुआ। वो मुझे खुद नहीं पता था क्योंकि मैं तो बिजी था, मेरा कज़न का मेरे शादी के फ़ौरन बाद मेरा कज़न का शादी था, तो मुझे पता नहीं था। तो लोग आके मुझे बता रहे थे कि आपके ऊपर वो नोटिस आया है, वो कानून में है, उनका वो था, राइट था, वो जो भी करे, लेकिन मैं उनके कानून के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, साथ ही साथ करीम से ये जानते हैं, करीम उसको सजाने में कितना टाइम लगा? आपकी तैयारी में ज़्यादा वक्त लगा या व्हीलर की तैयारी में ज़्यादा वक्त लगा? वो जो व्हील लोडर था उसमें तकरीबन कम से कम मेरे यार दोस्त तकरीबन 10-12 थे, मेरे कज़न्स तकरीबन 10-12-15 थे, तो बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे उन्होंने मतलब मेहनत करके उसको सजाया। उसका जो बकेट है उसमें उन्होंने सोफ़ा लगाया था।
अच्छा, ये जानते हैं नाहिदा, तजर्बा कैसा रहा? और जो लड़कियां जो दुल्हन बन रही हैं उनके लिए बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, आपके मियाँ ने जो है ना बड़ी उम्मीदें लगवा दी हैं, तो अब आप लड़कियों को कुछ मशवरा देना चाहेंगी कि भाई ठीक है, मियाँ गाड़ी लेके आ जाए, दुल्हा गाड़ी लेके आ जाए, तो हम आप उसी में चली जाएं, ना कि आप भी जो है डिमांड करना शुरू कर दें? नहीं, खैर एक्सपेक्टेशंस तो कोई मेरी नहीं थी, लेकिन जो हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कर सकते हैं, मतलब दूसरे लड़कियों के हस्बैंड्स अगर उनके लिए ये सब कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, वरना मतलब इस चीज़ को बड़ा मसला ना बना दे कि अब हमें चाहिए तो चाहिए। ठीक है, मतलब लड़कियों को आप नसीहत कर रही हैं कि जो आ जाए, हाँ, बैठ के चुप करके आ जाना। हाँ, यही। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी और इनसे ये जानना चाहूँगी, गो के ये खुद ड्राइव करते हैं, उसको खुद चलाते हैं, तो इनको तजर्बा था, और जो चला रहा था वो भी इनका स्टूडेंट था, तो कोई और अगर ऐसा करना चाहे, कोई ऐसी चीज़ करना चाहे, तो उसको क्या टिप्स मशवरा करीम देना चाहेंगे? बस कॉन्फिडेंट होनी चाहिए अपने उसमें। कोई घोड़े पे आता है, कोई जहाज़ में, कोई बस मेरे हैसियत या मैं अपना औकात बोलूँ कि मैं लोडर अरेंज कर सका, तो उसमें क्योंकि मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ इस वजह से मैंने किया। बस एक्सपीरियंस के बेस पे करना चाहिए। एक्सपीरियंस के बेस पे करना चाहिए, स्टंट बिल्कुल नहीं मारने चाहिए। शादी का दिन है आपका अगर, तो आपने तैयारी उस हिसाब से करनी है जिस चीज़ को आप हैंडल कर सकें। करीम और नाहिदा की जो शादी है वो वायरल हुई वीडियो, और सबने उसको देखा, सबकी तरफ से उनको दुआएं हैं, समा टीम की तरफ से भी उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं शादी की, और उनके लिए यही दुआ करते हैं कि जितना बड़ा वो व्हील लोडर था ना, उतनी ही खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में भी भरी रहें, और अल्लाह पाक इनको खुश और कामयाब रखे। मैं आपकी बारात किस पे आई? मेरी बारात अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी पे ही आई थी, और मतलब मुझे ऐसे कोई शौक नहीं था कि किसी चीज़ में, क्योंकि कोई प्रैक्टिस नहीं है। वैसे इन्होंने कहा कि इनका ये काम था, इन्होंने पैसे की बचत की। अच्छा, मुझे लगा बिल्कुल, यानी कि जिसके जो काम है उसी तरीके से बारात अगर शुरू हो गई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक। वेलकम बैक। कराची के चिड़ियाघर की सैर तो आपने बहुत बार की होगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था ना, ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे मिनी चिड़ियाघर, मिनी जू, जहां पर बहुत सारे प्यारे खूबसूरत से जानवर है। ये किसी हुकूमती काविशों का नतीजा नहीं है, बल्कि एनिमल लवर्स की काविश है, उनकी कोशिश है। इस मुनफरिद चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हैं और किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है, किस तरह से उन्हें रखा जाता है, कितना प्यार उन्हें किया जाता है। फैसल वहां पर गए, आपको भी लिए चलते हैं। कराची के चिड़ियाघर के पिंजरों के अंदर तो आप नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं कि वो चिड़ियाघर अपने ही घर में बना लेते हैं। कराची के ऐसे ही एक घर में हम मौजूद हैं, और यहाँ कोई आम नस्ल के हिरन नहीं है, ये बहुत ही ख़ास नस्ल के हिरन हैं। तो इनके बारे में भी जानेंगे, और इसके अलावा ये क्या खाते हैं, कहाँ से लेकर आए हैं इनके, और ये माहौल इनके लिए साजगार है या नहीं है। मैं इससे आगे नहीं जाता क्योंकि इसकी सींग जो है वो मुझे इससे आगे जाना अलाउ नहीं कर रही है। तो आप आगे चल के शो देखें, मैं तब तक यहाँ से निकलता हूँ। तो ये नायाब नस्ल के हिरन जिन शख्स ने रखे हुए हैं, उनका शौक भी बड़ा नायाब है। हमारे साथ मौजूद है अलीम पराचा। अलीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? लोगों के अजीब अजीब शौक होते हैं। अच्छा, कुछ लोग शेर पालते हैं, कुछ लोग, ये आपको कैसे पालने का ख्याल आया, और वो भी ऐसी नस्ल तो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है? बिल्कुल, ये जो है ना गल्फ के हिरन कहलाते हैं, अरेबियन ऑरेक्स होते हैं ये, सारा ऑरेक्स। तो ये गल्फ की ब्रीड है, पाकिस्तान में अभी तक ये किसी के पास भी नहीं थे। तो मेरा असल में, मैं ख़ुद सऊदीया में रहता हूँ, तो मेरा जब वहाँ गया तो वहाँ एक ये नायाब किस्म के हिरन थे, तो मैं जब से पीछे लगा हुआ था किसी तरीके से लेके आऊँ इनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक्सेस अब मुझे मिली, तो मैंने ये हिरन इंपोर्ट करें। इनको बेसिकली कहते हैं ऑरेक्स हैं, ऑरेक्स, और ये डियर फैमिली से ही, एंटीलोप की फैमिली से ही आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इनकी क्या अभी एज वगैरह? ये ब्रीडर हैं, अप्रॉक्स 4 साल के होंगे ये 4 साल के? 4 साल। आप लाए थे तो कितने साल के थे? मैं अभी लाया हूँ, रिसेंटली इनको 15 डेज़ हुए। मैंने बहुत बड़ी कंसाइनमेंट उतारी थी, तो कुछ जो थे एक्स्ट्रा जो थे एक्सेस थे मेरे पास, वो मैंने सेल कर दिए थे जू वालों को, फार्म हाउसेस वालों को, तो बाकी कुछ अपने लिए मैंने इधर रखे हैं। अच्छा,
एक तो ये ऑरेक्स है और इसके अलावा दीगर भी हैं आपके पास। एक तो हम पीछे ही देख रहे हैं वो जो सींग है जिसकी पीछे बिल्कुल गई है, वो क्या है? वो भी ऑरेक्स है। ये बेसिकली इन्हें कहते हैं एडेक्स, नाम है इनका एडेक्स। और वो जिनके पीछे सिंग गए हुए हैं वो सहारा ऑरेक्स हैं, उनको स्कीमेटर ऑरेक्स भी कहते हैं। इसके अलावा एक और नस्ल है मेरे पास, उसका नाम है अरेबियन ऑरेक्स। वो जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उनके सीधे सिंग होते हैं तलवार की तरह, वो बहुत खतरनाक ब्रीड है। हम जरा दीगर सहारा नस्ल के जो हिरन है वो आपको देखा। वैसे तो ये सारे के सारे जितने भी हिरन हैं ये टेम्ड हैं, यानी कि पालतू हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मुझे बताएं कि ये जो आपने इनके सींग है ना, एक तो ये कि ये कितने मीटर के हैं, कितने फीट के हैं, और ये इनके फुल ग्रोन है या इससे भी ऊपर जा सकते हैं, और ये दूसरी चीज़ ये भी बताएं कि आपने टेप क्यों लगाया हुआ है? ये असल में फुल ब्रीडर नहीं है, ये यंग हैं, इनके 1.5 मीटर तक सिंग जाते हैं। और इसके सिंग जो होते हैं ना, इसके असल में स्कीमेटर और एक्के सिंग पीछे की तरफ हैं, वो चाह के भी आपके अंदर नुकसान नहीं कर सकता। वो दूसरा वाला जो है उसके सिंग इतने शार्प नहीं है, वो कर्व हैं एडेक्स के। ये अरेबियन ऑरेक्स है, इसके सिंग बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये हल्का सा भी यूँ करता है तो सामने की तरफ पॉइंट हो जाते हैं, और इसके जो सिंग के पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं ठीक है। तो हमने इसके ऊपर ना पाइप चढ़ाया हुआ है, टेप नहीं है, पाइप चढ़ाया हुआ है। तो इसकी जो पॉइंट्स है ना उसके ऊपर पाइप चढ़ा हुआ है कि उसके जो खतरनाक चीज़ है वो लगे ना किसी को या आपस में भी एक दूसरे के साथ लड़के ना कट लगा देते हैं। तो इसलिए इनके पॉइंट्स के ऊपर पाइप चढ़ाया हुआ है कि ये हमें भी नुकसान ना दें और किसी और को भी ना दें। अच्छा अलीम भाई, वैसे ये जो इंडस्ट्री है ना, ये पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो लोगों का शौक़ होता है कि वो आते हैं और पालते हैं, लेकिन ब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत कम लोग जो है इसको समझ पाते हैं और फिर कर पाते हैं। वैसे अगर लोग इस शौक़ को करना चाहें और शौक़ से बढ़ के इसको बिज़नेस की तरफ करना चाहें ना, तो ये कितना फ्रूटफुल, कितना उनके लिए मददगार और कितना जो है हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? बिल्कुल दोस्त, असल में देखा जाए ना तो ये वाइल्ड के अंदर ख़त्म हो चुके हैं। ये ऑरेक्स जितने भी हैं ये सारे सहराओं के और डेजर्ट के ही थे, वहीं पैदा हुए थे, वहीं के थे, लेकिन अब ये वाइल्ड में एक भी नहीं है, ख़त्म हो गए। ठीक है, आपके क्योंकि जंगलात ख़त्म हो जा रहे हैं, पानी का मसला, घास का मसला, पहले थे शिकार, सबसे बड़ा मेन रीज़न शिकार, तो इसकी वजह से सारी ब्रीड ख़त्म हो चुकी है। तो ये जितने भी हैं, अब जितने भी ऑरेक्स हैं, ये फैमिली है, ये सारे के सारे कैप्टिव ब्रीड में हैं। ठीक है, अब आप एक बकरी पालते हैं, वो 25,000 रुपये की बकरी है, अब वो बच्चा देती है तो उसका वही आपको साल के बाद खाएगी उतना ही, वो जितना ये खाएगा उतना ही एक बकरी खाती है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव चीज़ है तो इसका बच्चा एक्सपेंसिव बिकता है। आप एक बकरी पालेंगे 25,000 रुपये की, उसका बच्चा 5,000 का बिक जाएगा, या बड़ा होकर वो 25 का ही बिक जाएगा। इसी तरह अगर आप ये पालते हैं तो इसका बच्चा ये खाएगा भी उतना, इसकी भी केयर उतनी ही है, और ये बड़े होकर इसका बच्चा जितने का ये है उतने का ही बिकेगा। तो ये एक बड़ा थोड़ा सी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बड़ा प्रॉफिट है। और कोई इतनी जो बंदा आम बकरी पाल सकता है, हम लोग पाकिस्तान में और हम लोग मुसलमान जो हैं, हम लोग के साथ तो हम लोग पालते हैं, हर पूरी ज़िंदगी हम लोगों ने पाली है, तो हर किसी को पता है, हर बच्चे को घर में चले जाएंगे ना पता है बकरा कैसे पालते हैं, घास खाता है, ये खाता है। तो इसी तरह इसका कॉन्सेप्ट है। तो ईजी ब्रीड है एक तरीके से, अगर देखा जाए तो ये बहुत प्रॉफिटेबल आइटम है। और इन फ्यूचर, क्योंकि अभी सऊदीया में, दुबई वगैरह में लोगों के पास हैं, अगर अल्लाह न करे वहाँ वायरस आता है, कोई आता है, अगर वहाँ ख़त्म हुए तो वो आपसे ही री इम्पोर्ट मांगेंगे, और ये अभी तक वहाँ से निकले नहीं थे, ये तकरीबन अभी निकलना वहाँ से शुरू हुए हैं। तो अभी तक ये दुनिया में रेयर है। वैसे इसके लिए क्या लाइसेंस बिल्कुल लाइसेंस है, बिल्कुल लाइसेंस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, 2,000 रुपये साल की फ़ीस है लाइसेंस की, वाइल्ड लाइफ की। तो फिर वो रिन्यू कराते हैं, हर साल रिन्यू करना है। 2,000 रुपये फीस है, कोई इतना बड़ा वो तो अमाउंट है नहीं, जो ये रखेगा वो 2,000 रुपये भी, और जाहिर सी बात है। अच्छा, और ये अब क्योंकि जानवर भले से पालना आसान होगा, लेकिन है तो डेलिकेट ना, है तो नाजुक, और है बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंसिव भी। तो क्या बीमारी, इसके नखरे भी उतने एक्सपेंसिव है, बीमारी भी एक्सपेंसिव है? देखें, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, इनमें बीमारियाँ ना होने के बराबर आती हैं, क्योंकि ये वाइल्ड में ही रहते हैं, तो ये अपने आप को कर लेता है, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो करते रहते हैं। ये बकरे की तरह नहीं होते, इनको आप अगर इतना खाना रखोगे सारा एक दिन में खा जाए, ये नहीं खाएंगे। ये थोड़ा ही खाएंगे क्योंकि अपने हिसाब से खाते हैं, और इनको अल्लाह मैंने कुदरती ताकत दी है कि सर्दियाँ आती हैं तो ये अपना कलर डार्क कर लेते हैं। अच्छा, बिल्कुल डार्क कलर के हो जाते हैं। तो इनसे ना धूप जो होती है, धूप की तपिश ही अपने अंदर सह के अपने आप को, जिस्म को गर्म रखते हैं, और जब गर्मियाँ आती हैं तो अपने आप को बिल्कुल वाइट कर लेते हैं कि धूप रिफ्लेक्ट होकर चली जाए।
तो ये इनको ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती और इस तरह इनको ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगती। और ये जंगली हयात है तो इसको बारिश में इसमें उसमें क्लाइमेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये 2 तो नस्लें हमने देख ली, एक तीसरी नस्ल भी आपकी? वो सबसे बड़ी नस्ल है और वो तकरीबन अगर इसका आप वेट देखेंगे तो ये 140 kg है और वो जो हैं वो अप्रॉक्स 210 से 230 kg ईच पीस होता है। ईच पीस होता है। वो ब्रीडर है आपके? वो भी ब्रीडर हैं और वो इनसे काफ़ी बड़े हैं, उनके हॉर्न्स भी इनसे काफ़ी बड़े होते हैं और वो जान में भी इनसे ज़्यादा हेल्थी हैं। तो वो हम चल के देखें, आए चल। दो नस्ल हमने देख ली, अब ये तीसरी और सबसे बड़ी है, ये क्या कहलाती है? इसका नाम इंग्लिश में इसकी मेटर ऑरिक्स है और इसको अरबी ज़बान में सहारा ऑरिक्स कहते हैं क्योंकि ये सहारा डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, और इसका भी लगभग वही मामला आते हैं खाने पीने से लेके? सेम वही मामला आते हैं। ये ऑरिक्स फैमिली है, ये सर्दियों में ज़्यादा डार्क कलर गोल्डन कलर की हो जाती है और गर्मियों में बिल्कुल तकरीबन गोल्डन कलर इसका ख़त्म हो जाता है। अच्छा, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? ये मुझे आपसे पूछना था क्योंकि अभी जब हम पीछे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है, तो ज़रा सरप्राइज़ बताएं। अभी मेरी शिपमेंट आ रही है, वो भी दुबई से आ रही है। उसमें जराफ हैं, ज़ेबरा हैं और काफ़ी किस्म के और हिरन है जो अभी तक पाकिस्तान नहीं आया है, जिसमें सेबल है, ग्रेटर कोडू है और ब्लैश बक है और इसके अलावा बोर गोट्स हैं। बकरे की एक नस्ल है जो वर्ल्ड के अंदर फेमस है मीट प्रोडक्शन के हवाले से, वो सबसे ज़्यादा दुनिया में मीट जल्दी गेन करती है। वो बकरे हैं, फेलो डियर्स हैं और भी काफ़ी किस्म के बहुत सारे हैं ये तो। अच्छा, तो जब जराफ आएगा तो लाजमी हम तो वही दोबारा आएंगे क्योंकि अभी तक तो बकरीद पर आपने देखा होगा कि वो शोर आता है ना, गाय आई और उसके गाय और फिर ऑफलोड होती है, तो जराफ ऑफलोड कैसे होगा? वो एक बड़ा ज़बरदस्त सीन होगा। सिर्फ यही रखे हुए हैं आपने या फिर दीगर परिंदे शरिंदे भी हैं? मेरे पास असल में जानवर आते हैं और जाते रहते हैं फार्म हाउसेस वगैरह पे। मेरा अपना भी फार्म है, वहाँ मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है, कभी इंशाल्लाह टाइम मिला वहाँ भी लेके चलूँगा। इसके अलावा लामा, एल्पाका, मिनिएचर छोटे बिल्कुल दुनिया के छोटे घोड़े हैं, इससे पहले वो भी आए थे और डिग हिरन है, काफ़ी किस्म के फीजेंट्स हैं, काफ़ी किस्म के और जो यूरोप से ब्रीड आती हैं वो हैं, तोते आते हैं। बाकी दुनिया में अगर देखें अलीम भाई तो चिड़ियाघर जो होते हैं वो मतलब पता नहीं वो कहाँ लेके चले गए। आप दुबई चले जाएं तो अब तो उनका जो मरीन वर्ल्ड है वो इतना ज़बरदस्त है, उनके जो जूज़ हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं। अभी हमें पाकिस्तान को उस लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा असल में जब तक ये प्राइवेटाइज़ नहीं करते ना इसको। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे दे किसी को तो प्रॉफिटेबल आइटम भी होगा, आपकी ब्रीड करेंगे, दुनिया ब्रीड करा के सेल कर रही है, तो आपके पास जब इतनी फैसिलिटीज़ हैं तो आप भी ब्रीड करा के उसी रेवेन्यू निकाल के और ब्रीड डाल सकते हैं। बस ये वही डॉक्टर, पुराने डॉक्टर रखे हुए हैं जिनको कोई डिग्री वगैरह है नहीं, बस ये किसी की सोच सिफारिश में घुसे हुए हैं, तो उनको जानवरों के बारे में पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। तो या तो पढ़ा लिखा स्टाफ हो, पूरा रीस्टाफिंग हो। और सोचे अभी एक इधर रहते हुए या इसके अलावा भी आपके पास एक छोटा अपना ही है ना, अपने बलबूते पे, अगर आप एक प्राइवेट बंदा अपने बलबूते पे ब्रीडिंग सेंटर ये वाले काम कर सकता है, तो क्या चिड़ियाघर में ये काम नहीं हो सकता? बिल्कुल, आप देखो यार, छोटे छोटे लोगों ने फ्लैट्स में तोतों की ब्रीड करा के लोग पैसे कमा रहे हैं, रोजा आमदनी चला रहे हैं। यहाँ पे आपके पास पूरा जू है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई वाइल्ड लाइफ वाला कोई तंग नहीं करता, हर किस्म का सहूलत है आपके पास। और वहाँ पे अगर आप लॉस्ट शो करो तो वो तो एक गलत ही है ना यार। आप चाहो तो वहाँ पे प्रोफेशनल ब्रीडिंग कर सकते हो। आगे इस तरह का कोई इरादा है कि अपना कोई प्राइवेट जू करके और उसमें इस तरह से आप लोगों को भी आने का मौका दें, कोई ऐसा कोई प्लान? मैं लोगों को जू बना के दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों को फार्म हाउसेस बना के दे चुका हूँ। इवन DHA मुल्तान में जो DHA बना है मुल्तान, वहाँ पे जू बना है, जू 360, उसके 100% एनिमल्स मैंने प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइनिंग है, वो तक मैंने इनको गाइड की थी किस तरह बनाएं, तो मैं लोगों को बना के दे रहा हूँ। मेरा को काम जो जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस वादे के साथ कि वो जराफ जब अनलोड होगा ना तो हम जरूर आएंगे, हाजिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अलीम भाई हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे कई लोग हैं इस शहर में कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं, शौक का कोई मोल नहीं है। आपने देखा कि चिड़ियाघर में भी लोग जाते हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये का टिकट देते हैं। दूसरी जानिब लोगों को इतना भी शौक होता है कि वो 18-18, 20-20 लाख, उससे भी ज़्यादा के जानवर लेकर आते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह का शौक़ है और तो आप एक काम ज़रूर करें,
छोटे से स्टार्ट करें और लाखों का ना सोचें, छोटे से स्टार्ट करें। ना सिर्फ ये कि ये स्ट्रेस को बड़ा रिलीव करती है, आपको जानवर पालते हैं तो उसके साथ आपका एक जो है ना लिंक हो जाता है। अच्छा, अब हम इस सेगमेंट का करेंगे इख्तिताम, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये पीछे से आके और सींग ना घुसा दे। तो आपने देखा मैं कि क्या क्या कुछ हमारे लोगों के शौक है ना, और शौक का कोई मोल भी नहीं है। और देखें फैसल कि इन्होंने कितने प्यार से और कितने तमीज़ से रखे हैं। बाज़ लोग जानवर रखते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते, केयर नहीं करते। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मलीर की बात करें, यहाँ कैंसर की दवाओं की तैयारी के लिए मुख्तलिफ ज़मीन पर कब्जे से मुताल्लिक जामा कराची के साबिक वाइस चांसलर की दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी रेवेन्यू और सेक्रेटरी लैंड की अदम पेशी पर दोनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान। देखिए, ये 7 एकड़ ज़मीन है जो रिसर्च सेंटर बनाने के लिए मख्सूस की गई थी, और साबिक जो वीसी हैं जामा कराची के, उनका ये कहना था कि अदालती हुक्म के बावजूद ये ज़मीन हमारे हवाले नहीं की गई है। हुकूमत ने जो अदालत का हुक्म था उस पर अमल दरामद नहीं किया है। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर हुक्म दिया था कि जो सेक्रेटरी लैंड है और जो सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो अदालत में पेश हों मुतालिका रिकॉर्ड के साथ, और ये भी बताएं कि वो अब तक ये ज़मीन अदालती हुक्म के बावजूद क्यों उनके हवाले नहीं की गई है। अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया जब उन्हें बताया गया कि दोनों सेक्रेटरीज अदालत में पेश नहीं हुए हैं। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, काबिल ज़मानत वारंट है ये, और हुक्म दिया है कि हर सूरत दोनों सेक्रेटरीज की पेशी को यकीनी बनाया जाए आइंदा समाअत पर, और ये भी हुक्म दिया है कि इस तरह के जो केस से मुतालिक जो भी रिकॉर्ड है वो भी अदालत में पेश करें, और आइंदा समाअत तक हर सूरत जो अदालत का हुक्म है ज़मीन दरख्वास्त गुजार के हवाले करने का, उस पर यकीनी बनाए अमल। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि आजकल हर कोई जो है ना किसी मेंटली टेंशन में मुब्तला होता है। छोटी बड़ी घर से रिलेट या काम से रिलेट होता ज़रूर है। तब आपने करना यह है कि फ़ोन उठाना है और नफ्सियाती मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेना है। इस्लामाबाद में ज़हनी मसाइल के हल के लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल शोज़ब साहिबा ने हेल्पलाइन 1282 का इफ्तिताह किया और बताया कि ज़हनी मसाइल ज़्यादा, जबकि उनसे निमटने के लिए हमारे मुल्क में फैसल वसाइल कम है। बिल्कुल, ज़हनी मसाइल के हल के लिए आगाही फराहम की जाएगी। ये मंसूबा संगे मील साबित होगा जिसमें 40 साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट शामिल होंगे। लोगों को जहनी अमराज से छुटकारे के लिए मकामी ज़बानों में भी आगाही फराहम की जाएगी। ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस मंसूबे का दायरा सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक फैलाया जाएगा। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हसल कमल शोज़ब साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैम। हमें बताइएगा कि मौजूदा हालात में इस हेल्पलाइन का क़याम कितना ज़रूरी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर। तो ये जो मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हूँ, और ये बताना चाह रही हूँ कि मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल जो सपोर्ट हमने स्टार्ट किया है, यूनिट भी है, हम इसको प्लानिंग ने किया है। ये पाकिस्तान का सबसे पहला इनिशिएटिव है जो मेंटल हेल्थ पे किया जा रहा है गवर्नमेंट के लेवल पे, और एक सीरियस अटेम्प्ट है जिसके नतीजे में आज जब कल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ डे था, तो उसमें हमने इसकी हेल्पलाइन लॉन्च की है जो 1282 है। और ये एक बड़ा एक यूनिक और एक बड़ा वेल डिज़ाइंड प्रोग्राम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो है वो लीड कर रही है। इसमें हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नेशनल हेल्थ एंड कोऑर्डिनेशन, और साथ में जो एजुकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी हमें फुल सपोर्ट करें। और मौजूदा हालात हो या मैं समझती हूँ कि आम हालात में भी मौजूदा में ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब से कोरोना आया पिछले 2-2.5 साल से, तो हमने देखा है कि लोगों का स्ट्रेस लेवल घर में रहने की वजह से और बहुत सारे मामलात और वबा की वजह से बढ़ गया, और एक गैर मामूली हालात थे जो पूरी दुनिया ने सफ़र की है। और पूरी दुनिया से जो एक एविडेंस बेस्ड एक स्टेटमेंट आ रही है वो यही है कि ओवरऑल जो है वो वायलेंस में भी इजाफा हुआ
इस सारे मामले को लेकर के, और ख़ास तौर पे पेंडेमिक की वजह से। तो ऐसे हालात में मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ 22% ऑफ द आपकी पॉपुलेशन जो है वो किसी न किसी तरीके से मेंटल इलनेस या सिकनेस का शिकार रही है, और 14 मिलियन के करीब आबादी के लोग जो हैं वो भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे मेंटल कंसल्टेशन हो, मेंटल सिकनेस या मेंटल डिजीज़ के लिए काउंसलिंग हो, स्ट्रेस लेवल नीचे लाने के लिए आपके पास कोई ऐसी सर्विस मौजूद हो, ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ से आपको एक अच्छी एडवाइस मिल सके। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हमारे नाज़रीन के आसानी के लिए भी बताएगा कंवल साहिबा कि ये हेल्पलाइन किस तरह से शहरियों की मदद करेगी, क्या इसके बाकायदा काउंसलिंग सेशंस होंगे? जी हाँ, देखें, हमने एक सेटअप पूरा बनाया है जिसमें हमदर्द फोर्स के नाम से वॉलंटियर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें। ऑलमोस्ट 1000 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके साथ रजिस्टर हो चुके हैं, जिनका एक पूरा ट्रेनिंग कोर्स है जो ऑनलाइन वेब पे जाके आप इसकी वेबसाइट है उस पर जाके रजिस्टर करते हैं, और फिर वहीं से ऑनलाइन जो है वो आपकी पूरा कोर्स होता है, और उस कोर्स को जब आप पास करते हैं तो आप हमदर्द फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये 4 टियर प्रोग्राम है। फर्स्ट लेवल पे ये है कि हमदर्द फोर्स के जो वॉलंटियर्स हैं उनको एक प्रॉपर स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पे हेल्पलाइन यानी कॉल सेंटर के लिए वो बैठते हैं और वहाँ पर वो काम कर रहे होते हैं। उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिक्योर प्रोग्राम बनाया गया है, VPN कॉल का सिस्टम। NTC वालों ने इसमें कोलैबोरेट किया है, और आप जिसको भी कोई इशू है वो कॉल करते हैं सेंटर में इस हेल्पलाइन पे 1282। इसमें उसकी प्राइवेसी को जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया गया है। वहाँ पे जो हमदर्द फोर्स का नुमाइंदा है वो उनसे बात करेंगे, उनसे बेसिक बायोडाटा लेंगे जिसमें शनाख्ती कार्ड शामिल नहीं है, और उसके बाद वो जिस तरह का केस होगा उसके मुताबिक जो है वो आगे रेफ़र कर देंगे। 40 से ज़्यादा साइकेट्रिस्ट एंड जो इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपर्ट टीम उनकी बैठी हुई है, जो फिर उस नंबर जो वो देंगे आगे, फ़ोन नंबर जो है आप अपने हमदर्द फोर्स के नुमाइंदों को देंगे, लेकिन वो उसके अगेंस्ट जो है वो एक नंबर एलोकेट करेंगे जैसे 101 या 104, और वो आगे रेफ़र हो जाएगा ट्रेंड जो कंसल्टेंट है उनको, और 24 घंटे से 48 घंटे तक यानी वो एक कंसल्टेंट जो है वो अपॉइंटमेंट के तहत आपसे दोबारा रब्ता करेंगे और आपके तमाम मसाइल को सुनते हुए आपको एडवाइस देंगे। अच्छा मैम, ये बताइए क्या मुफ्त सर्विस फराहम की जाएगी और मुल्क के दीगर शहरों या हिस्सों में इसे कब तक फैलाया जाएगा? कम्प्लीटली मुफ्त है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसीलिए है कि एक आवाम में जो पॉजिटिविटी है वो फैले, और जो मेंटल सिकनेस या मेंटल इलनेस या मेंटल डिप्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे लोग जो हैं वो परेशान ना हो, शर्मिंदा ना हो, और उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ऐसी लाइन मौजूद है जहां आपको हमदर्द फोर्स का नुमाइंदा मिलेगा, और आपके साथ हमदर्दी के साथ आपकी जो भी इशू है, जो भी मर्ज़ है उसकी तशखीस भी करेंगे। स्पेशलिस्ट जो हैं वो आपको कंसल्ट करेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो मशवरा भी देंगे। और ऑनलाइन जिस तरह एक मेडिसिन या टेली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल उसी के तहत ये सारी हेल्पलाइन जो है इसको लॉन्च किया गया है, और अभी फ़िलहाल ये इस्लामाबाद में हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह 2 से 3 महीने बाद जब हमारा एक वो एविडेंस बेस जो हमने इसको आगे लेके चलना है वो टाइम कंप्लीट होगा, तो फिर हम इसमें सूबों को भी इन्वॉल्व करेंगे। और एक अच्छी बात है कि जो नुमाइंदे बैठे हैं फोर्स के, हमदर्द फोर्स के, वो उर्दू, इंग्लिश, पश्तो लैंग्वेजेस जानते हैं, और उसमें बच्चियां यानी ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। तो एक उन्होंने सेंसिटिविटी रखी है कि अगर कोई जेंडर सेंसिटिव है, खातून से बात करना चाहते हैं तो वो भी आगे अवेलेबल होंगे। इवन कंसल्टेंट्स भी इसी तरह अवेलेबल हैं। किसी को ज़ुबान का प्रॉब्लम है तो वो भी बोली जा सकती है जो ज़ुबान आप बोलना चाहते हैं, और इसी तरह आपको जब कंसल्टेशन मिलेगी तो उसमें भी आपकी इन सारे इश्यूज़ को और आपकी सेंसिटिविटी को मलूज़े खातिर रखा जाएगा। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको ये स्केलेबल है, इसको हम बढ़ाएंगे, इसका ये आगे सूबों तक इसको लेकर जाएंगे। ठीक है कंवल साहिबा, पाकिस्तान में 14 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो कि जहनी मसाइल का शिकार हैं अभी तक के दादोशुमार के मुताबिक। मौजूदा हालात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि महंगाई भी है, कोविड का भी मसला है, नौकरियां नहीं मिल रही, किसी की नौकरी चली जाती है, तो ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को दिमागी तौर पर मुतासर करती हैं, उन्हें उनकी मेंटल कंडीशन को ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। प्लीज़ बताइएगा।
देखिए, महंगाई तो एक परमानेंट एलिमेंट नहीं है, एक टेम्परेरी फेज़ है। और इस वक्त तो मैंने जैसे पहले कहा कि पेंडेमिक यानी कोरोना कोविड-19 का ऐसी वजह से एक ग्लोबल इन्फ्लेशन जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है। और पिछले 10 से 6 सालों का जो अगर आप डेटा उठा के देखें तो इस वक्त पिछले 10 सालों में हाईएस्ट नंबर्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में, डेवलप कंट्रीज़ में, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ थी। एक तो इकोनॉमीज़ उनकी और जीडीपी नेगेटिव में चली गई, साथ में इन्फ्लेशन रेट बहुत हो गया। उसकी वजह डिमांड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस थी और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन नहीं हो सकी क्योंकि लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये इशू नहीं फेस किया। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो आपने कहा मेंटल स्ट्रेस की, महंगाई से ज़्यादा वो मटेरियलिज्म है, यानी उस दौड़ में शामिल हो जाना कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, या दूसरे की रीस करना कि अगर इसके पास, आपके पास मोटरसाइकिल है और उसके पास गाड़ी है तो आप अपनी मोटरसाइकिल को देख के रोना शुरू करें या डिप्रेशन में चले जाएं कि जी मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। जब गाड़ी मिल जाए तो आप कहें कि नहीं इस ब्रांड की नहीं, इससे ज़्यादा बड़ी वाली नहीं है, उस पर डिप्रेशन शुरू हो जाए। वो मिल जाए तो आप कहें नहीं इससे बड़ी होनी चाहिए, अब मेरा अपना जहाज़ होना चाहिए। तो ये मटीरियल की जो दौड़ है और जो एक सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल, मीडिया को देख के ग्लैमरस वर्ल्ड में जाने का शौक, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सोशल प्रेशर्स हैं कि सोशल जो आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, मसलन के शादियों में बहुत ज़्यादा लेविश खर्चे करने हैं और आपकी जेब में इतने पैसे नहीं होते जितना आप एम करें। ये सारे मामला जो हैं वो आपको एक डिप्रेशन की तरफ धकेलते हैं, एक नाउमीदी की तरफ धकेलते हैं। और अल्टीमेटली जब एक शख्स माशरे का बीमार हो तो उसके साथ जितने कनेक्टेड लोग हैं वो अपना स्ट्रेस या अपना डिप्रेशन उनको ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और इसी तरह से देखें कि पढ़ाई से बच्चे जो हैं वो भागते हैं, आसान रास्ते ढूंढना चाहते हैं, जल्दी अमीर होने के वजह से क्राइम रेट बढ़ है। मोबाइल फ़ोन लेने और मोबाइल फ़ोन का ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए मोबाइल स्नैचिंग आप देख लें या और कई चीज़ें, ड्रग्स का इस्तेमाल आप कॉलेजेस स्कूल्स में देखें तो वो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं, इस चीज़ की इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोई एंजाइटी का लेवल हाई है माशरे में, जिसकी वजह से आपका क्राइम भी बढ़ता है। तो क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है और वज़ीर आज़म साहब ने भी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का भी अनाउंसमेंट किया, वो भी एक मेजर फैक्टर है। आप जब अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखते हैं तो वो आपको सब्र और कनात का हुक्म देते हैं, सादगी अपनाने का हुक्म देते हैं और लालच, हिरस, हवस से बचने का हुक्म देते हैं। और जब आप अपनी मेंटल ट्रीटमेंट करवाना शुरू करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यकीनन बहुत शुक्रिया कंवल शौदब साहबा। सबसे पहले तो हुकूमती सतह पे इस चीज़ को रिकग्नाइज करना, मेंटल इलनेस को, ये अपना आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर एंडीवर। आगे बढ़ते हैं और एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत सारे ऐसे मसलों की बात करेंगे जो कि आपके घर में होते हैं लेकिन उनका हल आपको नजर नहीं आता और आप बिला वजह परेशान हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब बात करेंगे बच्चों की। बच्चे माँ बाप को बहुत परेशान करते हैं। कभी होते हैं जी बच्चा हमारा खा नहीं रहा और इतनी सी उम्र में तो दूसरे बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे बच्चे को क्या हो गया, कहीं इसके गले में कोई मसला तो नहीं है। 8 या 9 माह की उम्र का जो बच्चा होता है, वालिदैन ये समझते हैं कि वो बच्चा नर्म ग़िज़ा खा लेता है, लेकिन जिनके घर में बच्चे नहीं खाते वो वालिदैन को परेशान कर देते हैं। तो मुझे लगता है फैसल ये परेशानी हर उस घर में होती है जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं। मुझे नहीं पता, आपको पता है? मुझे पता चलना शुरू हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली हम सबके ऑब्वियसली अगर अपने नहीं है तो बहन भाइयों के इसके, और ये हमेशा अगर होना है। और एक चीज़ होती है, वो माँ बाप जो ना दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स, खाओ, और वो ये नहीं समझ पाते कि वो बच्चे हैं यार, मतलब उनका भी इंटरवल होगा खाने का, उनको ऑफ़र करें ना कि उन पे प्रेशराइज़ करें। इस सब पे हम बात करेंगे और क्या मामलात हैं, हकीकत क्या है, वाकई अगर बच्चा इस उम्र में सिर्फ दूध पीता हो तो क्या वो सही नहीं है या फिर सही है। इस सब पे, इस सारे मामले को समझने के लिए आज हमने स्टूडियोज़ में इनवाइट किया है पीडियाट्रिशियन हैं डॉक्टर अनोखी खानम, एप्पल ट्री पीडियाट्रिक्स और डायरेक्टर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ IRD पाकिस्तान। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बहुत अहम मसला है, बड़ा अहम मसला है। वालिदैन जो हैं दे आर रनिंग आफ्टर द किड्स। माँ जो है वो प्लेट लेके भाग रही है कि खाओ और बच्चा जो है वो आगे ये तो चल थोड़ा सा बड़ा बच्चा, बट जो छोटे बच्चे हैं उनको मैंने अक्सर देखा है कि वो बिठा देते हैं चेयर पे और वो टूसो खाओ। ठीक है, सबसे पहले तो इस पे हम बात करते हैं। I've heard this, read this theory as well
कि अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा छोटा, तो आप उसको फोर्स ना करें, बल्कि दिन में उसको कुछ थोड़े टाइम के लिए ऑफर करें। आई वांट टू एलैबोरेट ऑन दिस थ्योरी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको बताती हूँ रूटीन एंड कीपिंग इट सिंपल। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे, हमारी जो इंसान हैं, ह्यूमंस, हम इवॉल्व हो गए कि व्हेन द चिल्ड्रन आर बॉर्न वो ऑटोमेटिक पर खाना दे देते हैं। ठीक है, जब वो तैयार है खाने के लिए वो खा लेते हैं। ठीक है, 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को दूध के अलावा कुछ नहीं देना। That's really important to focus. ये तो आप हमेशा कहती हैं हमारे प्रोग्राम में। माँ का दूध सबसे बेहतर। अगर कोई पानी नहीं, कोई दवाई डॉक्टर के बगैर नहीं देना, कोई टूथपेस्ट, कुछ भी नहीं, 6 महीने के कम उम्र से कुछ नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नो ग्रीन टी। कोई क्या होते हैं, अच्छा ग्रीन टी कौन देता है बच्चे को? देते? यस यस यस। आपको नहीं पता, मेरे पास कितने सारे लोग आए जो बच्चे पूछते हैं कि मैं ग्रीन टी दे सकते हैं, पानी दे सकती हूँ, ये वाली चीज़ें। एब्सोल्युटली नॉट। फिर क्या होता है, रूटीन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको सबको समझ में आना चाहिए कि पहले 5 साल जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे वो पूरी ज़िंदगी यही फॉलो करेंगे। तो यस, रूटीन होना चाहिए। जब बच्चा सुबह उठता है, नाश्ता करता है, ठीक है, मिड मॉर्निंग स्नैक होती है, अगर वो खाता है, नहीं खाता है। लंच टाइम 12, 12:30, 1 बजे दोपहर का खाना, फिर 4:30 बजे मिड आफ्टरनून स्नैक, अगर खाता है, नहीं खाता है, और इवनिंग में 6 बजे उसका डिनर होती है। ये है इसकी फ्लैट टाइम। और बीच में अगर बच्चे को भूख लग रही है, वो आपके पास आकर पूछेगा खाने के लिए। ठीक है, बच्चा ऑटोमेटिकली, हमारे जिस्म, हमारे दिमाग में एक सेंटर होती है जो हमें बता देता है कि हमारा पेट भर गया, हम और नहीं खा सकते हैं। जब आप अपने बच्चे को ठोक कर खिला रहे हैं, तो ये आपके बच्चे के जो सेंटर है उसको आप बंद करवा रहे हैं। तो आपके बच्चे को ये अंदाज़ा नहीं पड़ेगा कि मेरा पेट कब फुल है, ठीक है, कब मैं खाना रोकूं। ठीक है, अब फिर क्या होता है, हमारे पास बहुत मोटे मोटे बच्चे हैं, हाँ, एज से ज्यादा उनका वेट हो जाता है ना। हाँ, और मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं ना, वो जो सारे जो एवरेज बच्चे जो नॉर्मल साइज के, मेरे पेरेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि ये बच्चा कमजोर है। मैंने बोला नहीं, ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपके दूसरे बच्चे बहुत मोटे हैं। अब उनके ख्याल रखते हैं, वो मुझे, उस बच्चे से मुझे परेशानी हो रही है। ये वाला बच्चा परफेक्ट ऑन द व्हाट यू कॉल ग्रोथ चार्ट्स, ऑन द BMI, एवरीथिंग परफेक्ट, ये सही से खा रहा है, सही से एक्टिविटी, सारी चीज। सो आपको बच्चे के पीछे कभी भागना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे को जब आपने सॉलिड शुरू किया 6 महीने पर, एक ही जगह हर दिन हर वक्त एक ही जगह पर खाना मिलता है। वहाँ पर बैठकर बोल में शुरू में प्योरेज होती है, सो वो बहुत मल्च जैसी होती है। बच्चे को 1 चम्मच दे, आप 1 चम्मच ले। बच्चे चम्मच के साथ खेल रहा है, आप बच्चे अपने चम्मच के साथ बच्चे को खिला रहे हैं। इस तरीके से बच्चे 1 साल तक खुद ही सीख लेता है खाने के लिए। और आपको अलाउ करना चाहिए कि बच्चे खाने के साथ खेलें, क्योंकि फौरन से डांट देते हैं। हाँ, क्योंकि जो बच्चे, वही तो आप सोचें कि अगर मैं बोलती हूँ माँ बाप को, अगर मैं आपको लाल बेग खिलाएं, जिंदा वाले लाल बेग ठोस कर खिलाएं, आप तो नहीं खाएंगे ना। तो ये बच्चे के यही है कि वो पहले 6 महीने से सिर्फ दूध पी रहे हैं, और सडनली ये पता नहीं अजीब से चीजें आप खिला रहे हैं। दलिया आ गया, सेरेलैक आ गया, ये क्या चीज है? तो इट्स कॉल्ड ब्रेव ईटिंग। सो हम नहीं बोलते फसी ईटिंग, ब्रेव ईटिंग, क्योंकि इनके लिए ये बहुत अजीब से चीज़ है। इट्स अबाउट टेक्सचर, इट्स अबाउट टेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट प्रेजेंटेशन। ये जो आपके बच्चे सबसे ज़्यादा culinary snobs होते हैं, ठीक है, तो आपको इन बच्चे के साथ यू शुड अलाउ देम टू प्ले विद देयर फूड। और ये जो मुट्ठी है ना, ये मेरा पेट का साइज है। ये सोचो हम कितना खा रहे हैं दिन में, ठीक है, 1 पोर्शन से, इसलिए हम सब मोटे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वेट, एवरीवन स्ट्रगलिंग विद देयर वेट, क्योंकि हमारे क्योंकि बचपन में हमारी माएँ बस ठोक कर खिलाती। ओके, मुझे आज ये रीजन पता चल गया कि क्या रीजन है। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे आपने कहा ना कि 6 महीने से पहले बच्चे को आप कुछ ना दें, सिर्फ मदर फीड पे वो रहे, लेकिन अक्सर घरों में होता है दादियाँ या नानियाँ होती हैं, मैश पोटैटो खिला रहे हैं, मैश बनाना खिला रहे हैं, नहीं ये जूस भी पी लेगा, इसके फीडर में जूस डाल के दे दो। ये होता है, उनको अच्छा लगता है। साडा और आप फिर मना कर दे
कितना चंगा लग रहा है वो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ नहीं लग रहा तो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ जो है वो जो लग रहा है ਅਸੀਂ कह नहीं सकते ऑन स्क्रीन तो a few years back डॉक्टर wrote in the BBC के ग्रैंड-पेरेंट्स बच्चे की सेहत के लिए डेंजरस है इस वजह से क्योंकि यही करते हैं ना, बोलते हैं हमने तुम्हारे साथ यही किया है, तुम लोग फिट ठीक हो, you guys grew up fine. अच्छा ये I'm sorry to cut you, लेकिन एक ये चीज़ है, इसको महक बहुत ज़्यादा इंडोर्स करेंगी कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमने तो 6 बच्चे कर दिए पैदा और हम तो किचन से हिले नहीं. आजकल की लड़कियां देखो, एक जो है करती हैं और उसके बाद वो बिस्तर से ही लग जाती हैं. This needs to, you know, this needs to a bit controlled and this needs to be said कि जी आपको क्या मामलात हैं, आपके क्या रहे हैं. इंटरनल हेल्थ भी बड़ी मैटर करती है ना, क्योंकि देखें ये जो मिथ बन चुकी है ना, मेरे ख्याल से उस वक्त की खवातीन, अब की खवातीन जो है निकलना पड़ेगा सोच से बाहर. वर्किंग वुमेन भी है, फिर उसके बाद आप दिन में 10 चीजें देख रहे होते हैं ना आप. फिर उस वक्त की खवातीन की मेंटल हेल्थ और इस वक्त की खवातीन की मेंटली कंडीशन दोनों अलग अलग है. वेरी डिफरेंट. तो मी एंड माई सिस्टर हम दोनों पीडियाट्रिशियंस हैं, ठीक है. वो अमेरिका में यहाँ पर हूँ, ठीक है. हम जब पीडियाट्रिक्स पढ़ने के बाद हमने एक दूसरे के साथ बात किया है और हमने ये चीज़ डिस्कवर की है कि what we decided is we survived our childhood. जो हमारे साथ किए गए हुए nowadays never be done. Never. We were very lucky. हमारी मामा बहुत स्ट्रिक्ट थी कि उनकी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहिए, ज़्यादा दवाई नहीं देना चाहिए. घर का खाना उसने खुद ही बनाया, रोटी, ब्रेड, सारी चीज़ें खुद बनाई थी घर पर. मगर फिर भी बहुत सारी गलत चीज़ भी हुए हैं, ठीक है, जो आजकल नहीं करना चाहिए. हम जो आजकल प्रैक्टिस करते हैं इट्स कॉल्ड एविडेंस बेस्ड practice, whether it's medicine, pediatrics और public health. ये जो आप बोल रहे हैं ना कि माँ काम पर जा रही हैं तो कभी कभार नानी दादी बोलेंगी बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, you know, then mother's not at home. मगर जो रिसर्च ने दिखाया है उन बच्चों जो माँ काम करते ना, those kids are more successful. ठीक है, it does not impact their success क्योंकि उन्होंने देखा है कि दोनों माँ बाप काम कर रहे मगर बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ. और उनकी बच्चों की एक रूटीन भी होती है, मुझे ये लगता है, क्योंकि parents cannot afford not to have a routine if they're both working. As long as you are having a routine and you're spending time with your child, बच्चों के साथ काम कर रहे, टाइम दे रहे, सारी चीज़ें सही तरीके से, सही रूटीन, वो भी स्कूल जा रहे, तो वो खुद ही खुद नेचुरली मोटिवेट होते कि जब बड़े होंगे, दोनों लड़कियां और लड़के जब बड़े होंगे हमें भी काम करने होंगे. घर में साथ साथ काम करते हैं. दिस सॉर्ट ऑफ लाइक शुरू से वो एक ऐसा माहौल देख लेते हैं ना इस वजह से. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, जैसे अमूमन घरों में बच्चे होते हैं ना, दूसरे बच्चों को देख के 6 माह से पहले के और 6 माह के बाद के बच्चे, 1 साल से पहले के अगर मैं बात कर लूँ, चॉकलेट्स, नगेट्स, फ्राइज, ये बहुत आम है. इवन मैंने अपनी फैमिली में बहुत देखे इतने छोटे छोटे बच्चे, और फिर माएँ रोकती नहीं है, दे दें. वो जो चिप्स होते हैं, आई मीन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना कि लेट्स keep aside कि they are so toxic and dangerous, but also choking hazard होती है. कभी कोई सोचता नहीं है कि छोटी सी चॉकलेट पीस सोचता तो कोई बात नहीं, चूस रहा है या इस पीस पर चूस रहा है, कोई बात नहीं, अटक सकता है. अटक क्या, 3 मिनट आपके पास 3 मिनट है इस बच्चे को बचाने के लिए. और अस्पताल में पड़े हुए ये बच्चे जो नहीं बच पाए क्योंकि घर पर कोई CPR ये सारी ट्रेनिंग नहीं होते ना बच्चों के पेरेंट्स के साथ. हम करते हैं मगर दूसरे लोग डॉक्टर्स नहीं करते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चोकिंग हैजर्ड, और सेकंड ऑफ ऑल 2 साल के कम उम्र के बच्चे को चीनी नमक नहीं देना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट. और वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जंक फूड शुरू करते, ये बुरी आदतें शुरू कर दें, तो अगर आप, हमारी नेचुरल हैबिट है, एवोल्यूशन है कि अगर आप हमें कुछ मीठी देंगे ना हम वही खाएंगे, वी आर मोर प्रोन टू गो टुवर्ड्स दैट. तो अगर आप शुरू से एक प्रोसेस्ड फूड्स और ये जंक फूड शुरू कर देते ना, तो द चिल्ड्रन विल बी मोर वांटिंग, ये बच्चे ज़्यादा ये चीज़ें खाएंगे. और अगर आप अच्छे वाले खाने देंगे वो नहीं खाएंगे. आप बच्चे को शुरू से रो शुगर से दूर रखें ना, क्योंकि ये जो शुगर है ये तो कहते हैं कि हमारे लिए भी बड़ी शुगर हो गया, या फिर जिस तरह के ये हैजर्डस फूड्स हो गए कि जो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं लो जाओ चिप्स खा लो, लो जाओ ये खा लो, या प्यार मोहब्बत में बड़े हमारे, आओ बेटा मैं तुम्हें चिप्स लेके दे दूँ, आओ बेटा मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दे दूँ. अपने बच्चे के लिए कोई फायदा नहीं कर रहे हैं. आज कल नहीं होगा. जब आपका बच्चा टीनेजर है, मेरे पास है बच्चे जो टीनेजर्स हैं जो ग्रोसली ओवरवेट, ओबीस,
ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी लेवल होते हैं ओवरवेट, ओबीस, मॉर्बिड ओबेसिटी, ठीक है, मॉर्बिड ओबेसिटी जिनकी कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ सिंक है, ठीक है, ये जो दिल की बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज, ये बचपन में शुरू होते हैं और फिर यही बच्चे अगर आप इनको कंट्रोल में नहीं लाएं तो यही बच्चे हैं जो 30-40 साल में हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, टाइप 2 टीनेज इयर्स में टाइप 2 डायबिटीज शुरू हो जाती है। काउंसलिंग बड़ी जरूरी है, खासतौर पे उनकी जो कहते हैं हमारा बच्चा इतना सूखा लग रहा है, इतना सूखा साड़ा सा लग रहा है, इतना दुबला और कमजोर सा लग रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि भाई आप उनको मैश्ड पोटैटो खिलाने के बजाय हमने उनको खाना नहीं देना, हमने उनको न्यूट्रिएंट्स देने हैं बेसिकली। सो मैं चाहता हूँ इस पे आप जरा पेरेंट्स की काउंसलिंग करें। इट्स नॉट अबाउट द फूड बट इट्स अबाउट द न्यूट्रिएंट्स दैट योर किड नीड्स। क्योंकि क्या होता है, पीपल देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन मल्टीविटामिन्स। ये मेरे हर वक्त क्वेश्चन आती है मल्टीविटामिन्स कौन से दो, प्लीज रेकमेंड कर दो। मैंने बोला मैं कोई मल्टीविटामिन्स रेकमेंड नहीं करती। द अमेरिकन अकेडमी पीडियाट्रिक्स, द ब्रिटिश पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा, वो रेकमेंड नहीं करते मल्टीविटामिन्स। हमें फोकस करनी है, अगर आप बच्चे को डिफिशिएंसी है तो हम देते हैं, ठीक है, हम फोकस करते हैं बच्चे की खाने पर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्रेकफास्ट विद अ सीरियल, यू कैन डू एन एग एक्सेट्रा, लंच 3 आयरन रिच मील्स अ डे। इसका मतलब है आयरन का मतलब नहीं है कि गोश्त हर दिन 3 दफा दिन में दे, गोश्त 2 दफा हफ्ते में खत्म। आपके पास इतने सारी सब्जियां हैं जिसके अंदर आयरन है, ठीक है, फ्रूट्स भी है, आपके पास नट्स भी है। नट्स आप नेचुरली पूरे नहीं देते मगर ग्राइंड करके खाने के अंदर मिक्स कर दें। वही बात है ना, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अभी बदल गया, वक्त भी बदल गया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, वक्त बहुत कम था वरना मेरा दिल करता बहुत सारी बातें करूं। तो जनाब आज का प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंच गया। आज का प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचता है, बहुत सारी स्टोरी शेयर की, कल भी आपसे बहुत सारी स्टोरी शेयर करेंगे, तो अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं कल, अल्लाह हाफ़िज़।